बहुत दिन से एक ब्रेक हो गया हम लोग के करंट अफेयर्स में, ठीक ना। तो फिर से शुरू करेंगे। हम सबको पता है कि आने वाले वर्ष में जो भी एग्जाम्स होगा अब उसको ही ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। बीपीएससी देते हैं वो 17 अब 17वीं बीपीएससी तो आपको पता चल ही गया सितंबर में होना। बीच में बिहार सरकार के बहुत सारे विज्ञापन हुए हैं और बहुत सारे विज्ञापन होंगे भी, जिसमें आने वाले दिनों में 2, 4, 5, 6 महीने में एग्जाम्स होंगे, ठीक है। जैसा कि सबको पता ही हम लोग को करंट अफेयर्स के लिए इसमें हम लोग देखेंगे तो सभी एग्जाम को कवर करने का प्रयास करेंगे। बिहार में होने वाला जितना भी एग्जाम है ना वो सबको कवर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि हम लोग को करना ये चाहिए कि दिन प्रतिदिन की घटना से अपने आप को रूबरू करने का आपको प्रयास करना चाहिए। न्यूज़पेपर के माध्यम से करें या दूसरे न्यूज के माध्यम से आप करते हैं तो उसको आप लगातार आप देखने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। तभी ये करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम लोग कवर कर पाते हैं, ठीक है। इस बार हम लोग ये प्रयास करेंगे आपके साथ कि दिसंबर मंथ में अभी हम लोग हैं तो दिसंबर मंथ की जो घटना है उसको देखने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ दिसंबर महीने का जो आपका मासिक पत्रिकाएं हैं, प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी मैगजीन्स आते हैं उसमें जो करंट अफेयर्स आ रहा है उसको देखने का प्रयास करेंगे और ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वीक में 2 दिन का मेरा अभी का प्लान है कि वीक में 2 दिन सैटरडे और संडे 2 दिन करंट अफेयर्स आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और इसको साथ में ही करने का प्रयास करें। दिसंबर के महीने में दिसंबर को कर ले और जनवरी में फिर अपडेट अगर हम लोग कर लेंगे तो साथ में चलता रहेगा, ठीक है। तो रणनीति पहले जैसा ही रहेगा। एक बार फिर से हम चर्चा कर दे 2 मिनट में आगे बढ़ने के पहले भी हम लोग आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स को जो पढ़ रहे थे देख रहे थे उसमें हम लोगों ने यूनिट बांट रखा था, ठीक है। तो जो लोग के पास पुरानी कॉपी होगी वो तो ठीक है, नया जुटे हैं नहीं यूनिट बांट रखे तो फिर से एक बार यूनिट पे हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। लगभग 100 पेज से ऊपर की कॉपी होगी, 125 पेज 150 पेज की कॉपी रखिएगा, ठीक है। इसलिए कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स को 10 यूनिट में बांट रखा है, ठीक है। 1 से 10 तक हम लोग का यूनिट है और सब पे 10 पेज अगर छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 100 पेज हो गया। और जो यूनिट हमारा पहले खत्म हो जाएगा जिसमें ज्यादा जानकारी निकल के आएगा उस यूनिट को हम लोग फिर आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए 150 पेज की या 125 पेज की कॉपी ले लेंगे, ठीक है। उसको मार्किंग करने के बाद 10 यूनिट में बांट लेंगे। हम फिर से एक बार यूनिट की चर्चा शुरू कर दे और वहां के बाद आज आगे हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे पहला यूनिट हमने बना रखा है राज्य व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था का, ठीक है। राज्य व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था, पहले कॉलम में हम लोग राज्य व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था पे जो परिवर्तन आएगा इसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरे यूनिट के तौर पे अर्थव्यवस्था को रखें। अर्थव्यवस्था मतलब आर्थिक गतिविधियां से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स में घटनाएं होंगी उसको देखेंगे अर्थव्यवस्था में। तीसरा यूनिट में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तीसरा टॉपिक हमारा है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाक्रम होगा इसको देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तीसरे में देखेंगे। चौथा में हम लोग रखे हैं सम्मेलन। बहुत सारे समिट होते रहते हैं, ठीक है, विश्व स्तर पे। वो सम्मेलन को हम लोग देखेंगे अलग से, क्योंकि सम्मेलन से एक प्रश्न हमेशा मुख्य परीक्षा में भी होता है, ठीक है। तो इसलिए सम्मेलन को हम लोग अलग से भी देखेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी ऐसा चैप्टर है जो आपको पता होगा पीटी में इन दोनों में कवर करता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट या साइंस और टेक्नोलॉजी देखेंगे। इसके अगले यूनिट में हम लोग देखेंगे पुरस्कार। आप सबको पता हमेशा कोई विभिन्न क्षेत्रों में कोई ना कोई पुरस्कार प्रदान किए जाते रहते हैं जिससे प्रश्न भी आते हैं। अगला यूनिट में हम लोग देखेंगे खेल कूद, स्पोर्ट्स के संबंध में जो सूचनाएं आएंगी यहाँ हम लोग करेंगे। फिर हम लोग रखेंगे बिहार। बिहार स्पेशली हम लोग पढ़ रहे हैं, बीपीएससी हो या बिहार के में जो भी दूसरी परीक्षाएं होने हैं सब में बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, तो हम लोग फिर यहाँ बिहार रखेंगे एक यूनिट के तौर पे। और एक यूनिट रखे हैं चर्चा में, कोई पर्सनालिटी जो चर्चा में चलेगा उसको हम लोग यहाँ भी कवर करेंगे। और फिर जो किसी फ्रेम में नहीं आ पाएगा उसको हम लोग विविध में कर लेंगे, ठीक है। ये 10
यूनिट में हम लोग करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करेंगे। और हम आपसे बार बार दोहरा रहे हैं कि कॉपी 100 पेज लग गया आपका इसमें, ठीक है, उससे ज्यादा का थोड़ा रखिएगा तो इससे फायदा ये होगा हम लोगों को कि इसमें 2-4 यूनिट ऐसे हैं जैसे विविध का, अर्थव्यवस्था का, वहाँ ये हो सकता है कि जल्दी 10 पेज हमारा कवर कर जाए और बाकी जगह बाकी रहे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस विविध को अलग से एक्स्ट्रा पेज दे के एक ही कॉपी में राइट डाउन कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इस तरह के कॉपी करेंगे और प्रयास कीजिएगा मेरे साथ इसको राइट डाउन कर लेने का। अभी नहीं कर पाएंगे तो बाद में दोबारा भी वीडियो देख के कर लीजिएगा। राइट डाउन एक जगह करते चलेंगे तभी करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ बनेगी, ठीक ना। एग्जामिनेशन के समय जो हम लोग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन प्रयास करते हैं मैगजीन से पढ़ने का, तो वो आप सभी पहलू को उसमें कवर नहीं कर पाते, वो संभव भी नहीं होता। ये लगातार पढ़ने का ही चीज है, ठीक है। आप बिहार में कोई भी परीक्षा देने जा रहे होंगे, बीपीएससी देंगे, एसएससी देंगे, ठीक है, या दूसरा भी एग्जाम देंगे, जुडिशरी भी देंगे, अगर न्यायिक सेवा भी देंगे, तो वहां भी करंट अफेयर्स का एक पेपर है। तो प्रत्येक जगह पर करंट अफेयर्स का एक पेपर होता ही होता है। करंट अफेयर्स जीएस का पेपर है, उसमें करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण भूमिका होता ही है। तो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, वीक में 2 दिन करने का प्रयास करेंगे, ठीक। चलिए अब आज से हम लोग शुरू करते हैं। ये टॉपिक उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे, अगर कॉपी आपके पास नहीं होगी तो अच्छा है, नहीं तो इसके बाद आप बना लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग पहला यूनिट राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था जो है हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं, ठीक। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू अभी आपको पढ़ना है, जो घटनाक्रम हुआ अभी पिछले महीने। आपको पता होगा नवंबर महीने में हमारे यहाँ 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण घटना है आपके लिए। सबसे आसान जब प्रश्न पूछता है तो ये पूछता है कि कितने राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। जब वो सबसे आसान प्रश्न आएगा तब ये आपसे आएगा कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। ये चुनाव कब से कब कराए गए, तो तिथि है मेरा 7 से 30 नवंबर के बीच में करवाए गए। कब से कब करवाए गए, तो 7 से 30 नवंबर के बीच में चुनाव करवाए गए हैं, ठीक। अगर चुनाव की तिथि पूछता है कि चुनाव कब हुआ भाई, तो 7 से 30 नवंबर के बीच में। अब इसके बाद क्या बचता है आपका, किन राज्यों में चुनाव हुआ। 5 राज्यों में हुआ है, किन राज्यों में चुनाव हुआ इसको जानेंगे। तो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ पहला, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश एक राज्य उसमें है, चुनाव हुआ यहाँ। दूसरा राज्य हुआ छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए। तीसरा आपका राजस्थान में चुनाव हुए। फिर हम लोग देखेंगे तेलंगाना में चुनाव हुए, ठीक है। और अंत में हम लोग का मिजोरम में चुनाव हुआ। इन 5 राज्यों में चुनाव हुए, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़े। अब हमसे ये हो सकता है कि किन राज्यों में चुनाव हुए, तो ये 5 नाम आ सकते हैं आपके सामने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, ठीक है। कितने राज्य में और कब चुनाव की तिथियां रही और कब हुआ, मतलब कौन किन किन राज्यों में आयोजित हुए, ये भी हम लोग जान गए। अब आगे आप बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश का जो चुनाव था ये 17 नवंबर को हुआ, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है, अभी इसको पहले हम लोग देखें, ये 7 और 17 नवंबर को आयोजित हुआ। 2 चरण में हुए छत्तीसगढ़ में, 7 नवंबर को और 17 नवंबर को, 2 फेज में वहां पोलिंग हुआ। राजस्थान में जो चुनाव हुआ वो 23 नवंबर को चुनाव हुआ। राजस्थान का चुनाव हुआ कब, तो 23 नवंबर को। मिजोरम का कब हुआ, मिजोरम नीचे है 7 नवंबर को। सबसे अंत में कहा चुनाव वोट डाले गए, तेलंगाना में वोट डाले गए। सबसे अंत में चुनाव की तिथि कहाँ थी, तेलंगाना में थी, कहाँ, 30 नवंबर को, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे हम लोग विचार करेंगे कि ये जो जानकारी निकल के अभी आई सामने, उसमें से मेरा प्रश्न क्या बन सकता है। तो जब इस पे हम लोग आएंगे तो क्या पाते हैं, सभी स्टेट में आप देख रहे हैं एक ही डेट पे चुनाव हुआ, एक चरण में चुनाव हुए। मध्य प्रदेश भी, राजस्थान भी, तेलंगाना भी, मिजोरम भी। केवल एक स्टेट ऐसा दिख रहा है हमको जहां 2 चरण में चुनाव हुए, वो चुनाव है छत्तीसगढ़, ठीक है। 7 तारीख और 17 तारीख। तारीख से क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, कम है, लेकिन ये संभावना है। ये पूछा जाएगा आपसे कि अभी हाल में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें किस राज्य में 2 चरण में मतदान कराया गया,
ठीक है, 5 चुनाव तो आप जान गए। किस राज्य में 2 चरण में मतदान हुआ? उत्तर आपका यहाँ पे स्पष्ट है आंसर, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जहां 2 फेज में इलेक्शन हुए, बाकी सभी स्टेट में 1 फेज में चुनाव करा लिए गए। क्लियर है? अब देखिए, आप आसान प्रश्न से हम लोग शुरू किए थे कि सबसे आसान क्या हो सकता है कि कितने राज्यों में चुनाव हुए? 5। अब आपको दूसरा ट्रेंड पता है, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या कोई दूसरा रेलवे एग्जाम दे रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ तक रह गया। बीपीएससी दे रहे हैं या कोई अदर पीसीएस दे रहे हैं, आपको पता है अभी लोग प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं? अब आप देखते हो कि लंबा लंबा प्रश्न आ रहा है आपके पास, इसमें बहुत सारी जानकारी डाल दी जा रही है कि उसमें सारे ऑप्शन अब होंगे कि भाई 5 राज्यों में चुनाव हुआ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होगा कि चुनाव की तिथि, चुनाव 7 से 30 नवंबर के बीच कराए गए। तीसरा होगा केवल छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हुआ। तो अब आप सब चीज को ध्यान में रखेंगे तब उत्तर तक पहुंचेंगे, कभी ना पहुंच पाएंगे, नहीं तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन होगा। इसलिए सभी चीजों को एक बार ध्यान रखने का प्रयास करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे तो ध्यान में रहेगा। तो हम निकाल के लाए हम लोग एक चीज इन्फॉर्मेशन कि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकता है? अब हम लोग ये जानेंगे सर, जब चुनाव ही हुआ तो सरकार बनी होगी किसी की, तो किसकी बनी? तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनी? आप सबको पता होगा बीजेपी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, कौन हो गए मुख्यमंत्री? मिस्टर मोहन यादव हो गए। ठीक है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री हो गए। पहले किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार पहले भी थी, दोबारा बीजेपी की सरकार आई, केवल क्या बदल गया? मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया। पहले यहाँ मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह थे मुख्यमंत्री यहाँ पे, और शिवराज सिंह बदल गए, अब कौन हो गए? मोहन यादव मुख्यमंत्री हो गए। भारतीय जनता पार्टी के ही दोनों है, लेकिन इस बार इन लोगों ने अपना चेहरा बदल दिया, नए मुख्यमंत्री को यहाँ पर लाया गया। मध्य प्रदेश के चुनाव के क्रम में एक चीज आप देख रहे होंगे, बहुत चर्चा में आप सुनने को मिल रहा होगा आपसे, लाडली बहन। ठीक है, कि लाडली बहन जो इनकी योजना थी, उसने मध्य प्रदेश में वापस चुनाव जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। न्यूज़पेपर्स में आप देख रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चंस होंगे, अब आपसे प्रश्न क्या हो सकता है कि लाडली बहन जो है का योजना, लाडली बहन योजना ये किस राज्य का है? कहाँ का? मध्य प्रदेश का आ गया। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना शुरू कराया था, ठीक है, जिसमें प्रत्येक महिलाओं को ये 1000 रुपया दे रहे थे, बाद में बढ़ाई गई थी, इस राशि 1500 रुपए की गई। तो लाडली बहन जो योजना है, ये हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाया चुनाव में। ठीक है, तो ज्यादा हम राजनीतिक विश्लेषण में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रश्न तो ये बन रहा है कि लाडली बहन योजना से संबंधित राज्य है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हो गया। छत्तीसगढ़ में आएंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, रिजल्ट आए। पहले कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, कांग्रेस के सरकार में मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल। भूपेश बघेल थे मुख्यमंत्री, ठीक ना? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। इस बार चुनाव में जीत हुई किसकी? बीजेपी की जीत हुई। मुख्यमंत्री कौन बने इस बार? छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय को बनाया गया, इनका नाम है, अब सीएम हो गए विष्णु देव साय। विष्णु देव साय क्या है? ये विष्णु देव साय बन गए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल पहले थे। अगर आप भूपेश बघेल का कोई सोशल मीडिया पे हो सकता है वीडियो या कहीं आप देखे होंगे, चुनाव के पहले इनका चल रहा था बड़ा जनता के बीच में जाने का, और वहाँ के जो लोग हैं, खासकर जो समाज स्थापित करते थे, इनको काका के नाम से बड़ा संबोधन चल रहा था। ठीक है, आप वो देखते होंगे उस समय, अगर कुछ बच्चे के साथ जन समाज में गए या किसी सभा में गए, सब काका काका कह रहे थे। ठीक है, भूपेश बघेल को। आप इसी क्रम में देखे होंगे शिवराज सिंह पहले हम थे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, इनको सब नाम देते थे मामा। इसी तरह काका भूपेश बघेल को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे राजस्थान। ये सब चीजें जानकारी के लिए है, आपका अभिरुचि बना रहना चाहिए। राजस्थान में हम लोग देखें, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, इलेक्शन हुआ, सरकार बदल गई। सरकार किसकी आ गई? अब बीजेपी की। पूर्व मुख्यमंत्री जानना चाहिए, हो सकता है पूर्व भी पूछ दिया आपसे, तो अशोक गहलोत थे कांग्रेस के पहले से यहाँ पे। इस चुनाव में उनकी पराजय हुई और जीत करके कौन आ गए? मुख्यमंत्री बीजेपी आया, मुख्यमंत्री बनाए गए भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के हो गए। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे तेलंगाना। तेलंगाना में किनकी सरकार थी? तेलंगाना जब चुनाव हुआ उस समय सरकार थी वीआरएस की। वीआरएस के नाम से एक पार्टी है, हम लोग पहले भी इसकी चर्चा किए थे। यह भारत राष्ट्र समिति, वीआरएस भारत राष्ट्र समिति, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भारत राष्ट्र समिति की सरकार थी। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? इस पार्टी का चुनाव चिन्ह, जो आपसे हम चर्चा किए हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टी ऐसा है जिसका चुनाव चिन्ह पूछा जाएगा या पूछा जाता रहा है, तो उसमें वीआरएस है। इसका चुनाव चिन्ह कार है। क्या है? कार है, ठीक है। तो वीआरएस की सरकार थी। वीआरएस की सरकार में वहां के चंद्रशेखर राव सीएम थे। तेलंगाना में वीआरएस की सरकार में के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री थे। चुनाव में वीआरएस पार्टी की हार हुई और यहाँ पे सरकार बनाया किसने? कांग्रेस ने। कौन आ गया तेलंगाना में? अब कांग्रेस पार्टी की सरकार तेलंगाना में आई। यहाँ रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा, अभी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आ गई। तेलंगाना में वीआरएस की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आ गई और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बन गए। इसका बचा मिजोरम। हमारा अंतिम चुनाव हुआ कहाँ पे? मिजोरम में एक चुनाव हुआ। मिजोरम में क्षेत्रीय पार्टी की सरकार थी पहले भी, ठीक है। किसकी थी? तो मिजो नेशनल फ्रंट की, एमएनएफ की, मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार थी। इसके मुख्यमंत्री थे जोरम थांगा। जोरम थांगा मिजोरम के मुख्यमंत्री थे, जोरम थांगा। मिजो नेशनल फ्रंट के जोरम थांगा थे मुख्यमंत्री, ठीक है। चुनाव हुआ, इनके पार्टी की हार हुई, जोरम थांगा हटे और नई पार्टी आई वहां पे, जो इसका नाम है अब जोरम पीपुल्स मूवमेंट, जेडपीएम, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। इस पार्टी का नाम याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आपको ये पता है कि बहुत चर्चित नहीं है, छोटा स्टेट है पूर्वोत्तर का हम लोग का, बहुत महत्वपूर्ण नहीं चलता, लेकिन एग्जाम में तो इस चीज से अंतर नहीं पड़ता कि बड़ा स्टेट है कि छोटा स्टेट है। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि यहाँ किस पार्टी का विजय हुआ, किस पार्टी की सरकार बनी। तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नाम से इनकी पार्टी है। जेडपीएम, मुख्यमंत्री हो गए लाल दुहोमा। यहाँ कौन मुख्यमंत्री हुए? इनका नाम है लाल दुहोमा, लाल दुहोमा, ठीक है। लाल दुहोमा मुख्यमंत्री हो गए कहाँ के? मिजोरम के, ठीक है। लाल दुहोमा के बारे में एक बात इस तरह जानेंगे हम लोग कि पहले आईपीएस थे, आईपीएस कंप्लीट किया था इन्होंने भी, लाल दुहोमा, गोवा में सर्विस भी किया था। उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बना रही, जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नाम से अपनी पार्टी बनाई, और आप देख ही रहे हैं कि मिजोरम में इनका पार्टी के विजय हुआ और ये लाल दुहोमा मुख्यमंत्री मिजोरम के बने। क्लियर है? ये पहले से आईपीएस रहे हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, ठीक है, कि वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री है जो पहले आईपीएस रहे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मिजोरम के लाल दुहोमा ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ठीक। अब देखिए, इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास निकल के आ गया चुनाव से। अब होता क्या है कि सामान्य में सभी स्टूडेंट, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप जितने भी जुटे, वो सबको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ। ऐसा कोई स्टूडेंट इसमें नहीं जो नहीं जानता, जानता है सब है कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ, और कम से कम राज्य का नाम भी आप लोग जान रहे होंगे। लेकिन इसके बाद जो जानकारियां हैं, प्रश्न वहां से भी आने की संभावना होती है, इसलिए उसको अपने जो आप नोटबुक बनाए हैं, अभी जो बता रहे हैं आपको, उसको विस्तार से 2-2 लाइन में इस तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है। चुनाव हुआ, कौन सी पार्टी पहले थी, कौन पार्टी अभी आ गया, कौन मुख्यमंत्री पहले थे, बदल के कौन मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। और उस मुख्यमंत्री के विषय में कुछ विशेष जानकारी थी, जैसे शिवराज सिंह चौहान के विषय में हमने आपसे कहा, इनकी 2 चीजें इनके बारे में थी। इनको उपनाम मामा के नाम से लोग बुला रहा था। लाडली बहन एक इनकी बड़ी लोकप्रिय योजना वहां पे रही, ठीक है। हम लोग आगे बढ़े थे तो मिजोरम के बारे में उन्होंने बताया आपको, लाल दुहामा जो सीएम बने हैं, पहले आईपीएस थे ये, गोवा में इन्होंने जॉब भी किया, ठीक है। अब इस तरह से कहा बीजेपी आ गई 3 स्टेट में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये भी प्रश्न हो सकता है कि 5 राज्यों में कितने राज्य में ऐसा हुआ कि सत्ता बदल गया और कितने राज्य में सत्ता बरकरार रहा।
अब ये प्रश्न में अगर देखेंगे कहाँ परिवर्तन हुआ कहाँ परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम देख रहे हैं क्या मध्य प्रदेश में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, भाजपा थी भाजपा रही। छत्तीसगढ़ परिवर्तन हो गया कांग्रेस के जगह में बीजेपी, राजस्थान परिवर्तन हो गया कांग्रेस के जगह में बीजेपी, तेलंगाना परिवर्तन हो गया बीआरएस के जगह में कांग्रेस, मिजोरम परिवर्तन हो गया मिजोरम नेशनल फ्रंट के जगह में जोरम पीपुल्स मूवमेंट। 4 में परिवर्तन हो गया, सिर्फ 1 में सरकार वापस लौटी। ये भी आपसे प्रश्न है कितने स्टेट में सत्ता परिवर्तन हुआ कितने में नहीं हुआ, प्रश्न तो ऐसे ही बनाए जा सकते हैं आपके पास। तो जब चीजों को पढ़ते हैं तो उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं, ठीक है ऐसे ही प्रश्न हो सकता है। एक बार अगर विचार कर लिए तो एग्जाम हॉल में आएगा तो आपसे गलती नहीं होगा, लेकिन आपने विचार नहीं कर रखा है, सिंपल ऐसे पढ़ रखा है, अब उस समय एग्जाम हॉल में आता है तो आपके लिए परेशानी होता है हाँ कितने राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और नहीं हुआ। लेकिन एक बार दिमाग में ले आएंगे चर्चा में तो आप निश्चित रहिए कि ये आपसे नहीं गलती होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो जो जानकारी यहाँ पे थी आपको रख दी है राज्य व्यवस्था पे 5 पे चुनाव पे। इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ पूछे इसके एक्स्ट्रा कोई प्रश्न। अब इसके बाद अगर आपको मन होगा आप करते हैं तो क्या बच गया, एक ही चीज बच गया ऐसा जो लगता है कि हाँ कभी अगर उसका मन कर गया तो पूछ दे। समान रूप से सेंटर वाले में पूछता है लोकसभा के चुनाव में या स्टेट में पूछेगा, बिहार का अपना चुनाव रहता तो किसको कितनी सीटें प्राप्त हुई, एक रहता है। ठीक है, और खासकर जब बिहार में चुनाव हो लोकसभा में चुनाव हो तो हम लोग पार्टी वाइज याद रखते हैं, यहाँ हम लोग इतना तथ्य भी ध्यान रखेंगे तब भी हम लोग का काम चल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे अब इस पे। अभी दो चीजें हमको जानना है। एक है कि समलैंगिक विवाह पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। ठीक है, समलैंगिक जो विवाह है इस पे हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। ठीक है, ये नवंबर की घटना है जिसपे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा, तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी गई भारत में। ठीक है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए कि कानूनन सही है, इसके लिए क्या था, रीट फाइल था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पे फुल बेंच की स्थापना की गई, उसने कहा कि कानूनी मान्यता यहाँ पे भारत में हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इस बेंच में आपको पता होगा चीफ जस्टिस थे, हमारे यहाँ चीफ जस्टिस कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट डी.वाई. चंद्रचूड़ थे इस बेंच में, उसके अध्यक्षता में बेंच थी। इसके अलावा जस्टिस संजय किशन कौल थे, संजय किशन कौल जस्टिस इसमें थे, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट थे, जस्टिस हिमा कोहली थी और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा। 5 जस्टिस का ये बेंच था, 3-2 से फैसला आया। देखिए प्रश्न कैसे रहेंगे, प्रश्न आपसे रहेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया गया नहीं दिया गया। पहला चीज बिल्कुल आसान है, कानूनी मान्यता देने से इन लोगों ने इनकार किया। दूसरा होगा 5 सदस्यीय बेंच था, फैसला कैसे हुआ, 3-2 के बहुमत से हुआ, पूर्ण बहुमत से हुआ। ठीक है, आपको जानना चाहिए 3-2 के बहुमत से ये निर्णय आया सामने। ठीक है, इस विवाह में इसमें इन लोगों ने क्या कहा, इसमें इन लोगों ने कहा कि हम कानूनी मान्यता नहीं देते। ठीक है, अब हुआ कि याचिकाकर्ता का था कि आप सरकार को निर्देश दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना रुख रखा कि कोर्ट सरकार को किसी विषय पर कानून बनाने के लिए निर्देश नहीं दे सकती, सरकार की मर्जी है, अगर कानून बनाना चाहती है तो बनाएगी। ठीक है, कोर्ट की तरफ से निर्देश देने से भी इनकार हुआ। अगला बच्चा गोद लेने पे इन लोगों का एक और डिमांड था कि बच्चा गोद लेने का अधिकार मिले रीट वाले लोगों का, तो बच्चा गोद लेने पे भी कहा गया कि नहीं, ऐसे जोड़ों को जो समलैंगिक विवाह की बात कर रहे हैं ऐसे जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार भी नहीं होगा। क्लियर है, तो समलैंगिक विवाह पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पीठ थी। ठीक है, कुछ जस्टिस जो थे हम एक बार फिर से नाम रिपीट कर रहे हैं आपसे। ठीक है, जैसे संजय किशन कौल थे, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट थे, जस्टिस हिमा कोहली थी और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा थे। 5 जस्टिस का बेंच था जिसमें 3-2 से बहुमत से निर्णय सामने आया और कानूनी मान्यता देने से इनकार किया गया भारत में, और साथ ही इनको बच्चा गोद लेने का जो अधिकार का डिमांड था उससे भी मना किया गया कि बच्चा गोद लेने का अधिकार इनको नहीं मिल सकता। ठीक है, इतने तथ्य को ध्यान रखिएगा क्योंकि समलैंगिक विवाह पे एक बहुत दिन से ये चल रहा था कोर्ट का कि भारत में क्या रुख रहता है,
ठीक है, बहुत सारे राष्ट्रों में आपको पता है कि इसको मान्यता मिल गई है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता देने से इनकार किया। जब भी इस तरह के प्रश्न चलते रहते हैं तो दिमाग में खुद ब खुद चलना चाहिए, ठीक है। और आपको जानना भी चाहिए कि समलैंगिक विवाह को मान्यता किन देशों ने दे रखा है, ठीक है। इस सब चीज को आप दिमाग में अपना चलाएंगे और दिमाग में रखना भी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, दो संगठन है त्रिपुरा के। त्रिपुरा के दो संगठन हैं जिन्हें गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। गैर कानूनी घोषित संघ है ये, ठीक है। जैसे इनके एक का नाम है NLFT, फिर इसको जानिए, फिर हम लोग आप पे चर्चा करेंगे। NLFT के नाम से एक संगठन है। दूसरा संगठन है ATTF के नाम से, ATF के नाम से, ठीक है। ATTF के नाम से, ATTF और NLFT के नाम से दो संगठन हो गए। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये क्या है? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। एक है ATTF, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, यह है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इस नाम से है, ATTF के नाम से। ये दो संगठन वहां पे हैं, त्रिपुरा के रहे हैं ये लोग। इनको पहले भी प्रतिबंधित किए। एक हमारे यहाँ कानून है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, 1967 का एक्ट है। क्या नाम है उसका एक्ट का? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ठीक है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, ठीक है। ये एक्ट हो गया। इस एक्ट के धारा 3 के अनुसार जो संगठन गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं उस पर सरकार क्या कर रखा है? सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। उनको गैर कानूनी संगठन या संघ कहा गया। तो इस अधिनियम के अनुसार इंडिया में आपसे जो अधिनियम का बात किया जा रहा है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, ठीक है। इसका धारा 3 है, ठीक है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 धारा 3, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का धारा 3 बोलता है कि जो गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होगा उसको भारत सरकार प्रतिबंधित करेगी। और इस धारा 3 के तहत अभी तक 14 संगठन को या संघ को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। 14 संघ प्रतिबंधित है इस एक्ट के अनुसार से, ठीक है। इस 14 संघ में ये दो भी है, ठीक है। NLFT है और ATTF है। इन दोनों पे पहली बार प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1997 में लगा दिया गया। बहुत पहले लगा, 1997 से ये प्रतिबंधित चल रही है, ठीक है। 1997 से त्रिपुरा का ये दोनों संगठन प्रतिबंधित है। ये दोनों संगठन त्रिपुरा को अलग करने या भारतीय संप्रभुता के खिलाफ बात करता है, ठीक है। भारत की अखंडता के खिलाफ बात करता है, इसलिए ये प्रतिबंधित किया गया 1997 में। अब आया कि अभी हम लोग अभी क्यों चर्चा में आ गया? ये 1997 में प्रतिबंधित हुआ ना। तो जब प्रतिबंध इसका 2018 तक था, इस समय इसको बढ़ा दिया गया 5 साल के लिए। तो ये चला गया कब तक? 2023 तक के लिए प्रतिबंधित हो गया, ठीक है। अब 2023 में जब इसका प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने लगा, इसको फिर से हम लोग 5 साल के लिए बढ़ा दिया, ठीक है। इसलिए अभी चर्चा में है कि 2023 में इसको क्या किया गया? इस पे प्रतिबंध 5 वर्ष के लिए फिर वृद्धि कर दी गई, बस, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपके पास, कभी गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत किस संगठनों पे 5 साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो 5 साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। दो संगठन ऐसे हैं,
दोनों त्रिपुरा के हैं, NLFT नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, दूसरा ATTF, ठीक है, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। ये दोनों पे प्रतिबंध 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। किस कानून के तहत है ये? तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा 3 के तहत हम लोग ऐसे संघ को प्रतिबंधित करते हैं। भारत में कुल 14 संघ ऐसे प्रतिबंधित हैं। उसी में एक संघ आप कभी नाम सुने होंगे आप लोग, सिमी भी है, ठीक है, उल्फा भी है, ठीक है। इस तरह के 14 संघ इसमें प्रतिबंधित हैं। ये 2 भी इसमें शामिल, इसमें 5 साल का प्रतिबंध बढ़ाया गया, ठीक। चलिए राज्य व्यवस्था वाले चीज पे, जितना चीज को ही देखेंगे, आगे बढ़ेंगे दूसरे यूनिट पे। हम लोग एक बिहार भी एक यूनिट बना रखे हैं और एक विविध का यूनिट है हम लोग के पास, ठीक है। चलिए विविध को ही देखते हैं, और लेट थोड़ा हो गया था शुरू करने में। आइए विविध पे, अपने में अगर आप बना रखे हैं कॉपी पे तो ठीक है, नहीं तो अगली बार से आप कर लीजिएगा, ठीक। हम लोग विविध वाले सेक्शन को देखेंगे कि विविध में क्या, कौन सा ऐसा घटनाक्रम आपको जानना है अभी। देखिए सबसे पहले दिसंबर की घटना से भी हम लोग आपसे पहले चर्चा किए हैं। हम लोग 2 तरह की घटनाओं को देख रहे हैं। एक तो देख रहे हैं जो दिसंबर के मंथ में घटित हो रही है, दूसरा देख रहे हैं जो दिसंबर के मंथ में विभिन्न पत्रिकाओं में आ रहा है, ठीक है। यहां से हम लोग चले। तो दिसंबर में सबसे पहले 1 दिसंबर ऐसा दिन है, 1 दिसंबर कोई डे मनाया जाता है। आज आपको बोलने का ही नहीं ऑप्शन दे पा रहे हैं, ठीक है, आप चैट के माध्यम से बता सकते हैं। बोलने का ऑप्शन भी 1-2 क्लास का से देंगे आपको। तो पहला है 1 दिसंबर, ठीक है। तो 1 दिसंबर हमारा विश्व एड्स दिवस है, वर्ल्ड एड्स दिवस के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। तो एड्स आप सबको पता है बहुत चर्चित बीमारी रहा है, ठीक है। एड्स दिवस, इसके कारण से HIV के कारण से ये होता है, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन पुराना हो गया। एक समय था जब HIV के कारण हमेशा पूछे जाते थे आपसे, आज भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। या तो संक्रमित ब्लड चढ़ाने से, संक्रमित सुई से, या यौन संबंध के कारण से, संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से, या संक्रमित माँ के बच्चों में इसका ट्रांसफर होने होता है HIV का, और एड्स होने की संभावना होती है, ठीक है। ये मुख्य रूप से 4 कारण से, ठीक है। 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। दूसरा घटनाक्रम हम लोग को दिसंबर मंथ का है, देखेंगे कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी क्या है, आपको जानना है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA जो है पूना, NDA जो पूना के खड़गवासला में, पूना के खड़गवासला में NDA में क्या हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा 145वें पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के खड़गवासला में है ये। 145वां पासिंग आउट परेड, आप देखते होंगे जिसका ट्रेनिंग खत्म होता है ना, न्यूज़पेपर हमेशा छपता होगा। ट्रेनिंग खत्म होने बाद क्या होता है, पासिंग आउट परेड कराया जाता है, पासिंग आउट परेड होता है। 145वां पासिंग आउट परेड हुआ कहाँ पे, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे खड़गवासला में हुआ। परसेंट गई थी उसमें। इसमें क्या स्पेशल है, परसेंट गई, ठीक है, 145वां था, ये भी ठीक है। पासिंग आउट परेड हर एक साल होता है। स्पेशल ये रहा कि इसमें पहली बार महिला जो कैडेट थी, पहले ही 15 महिला कैडेट ने भी इसमें भाग लिया। ये महिला कैडेटों का पहला बैच था जिसमें पहला 15 महिला कैडेट भी इस पासिंग आउट परेड में शामिल थी, ठीक है। ये स्पेशल है इसका, ठीक है। महिलाओं का जो पहला बैच था इसमें 15 महिला इसमें शामिल थी, ठीक है। NDA वाले में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पुणे खड़गवासला में 145वां पासिंग आउट परेड हुआ, जिसमें राष्ट्रपति इसके निरीक्षण के लिए गई थी, ठीक है। जिसमें महिलाओं का जो दल है ये भी शामिल था, ठीक। तो याद रखिएगा पुणे के खड़गवासला में, ये आपसे क्वेश्चन होगा तो पुणे का खड़गवासला पूछेगा। परसेंट थी और यहाँ पे मौजूद थे कौन, हमारे CDS भी यहाँ पे रहेंगे।
तो दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पे निकल के आ गया सीडीएस कौन है अभी वर्तमान में, ठीक है। अभी वर्तमान में सीडीएस जनरल, हाँ, अनिल चौहान है, ठीक है। सीडीएस कौन है, बहुत पूछा जाता है सीडीएस पे भी प्रश्न। सीडीएस कौन है अभी हमारे यहाँ, जनरल अनिल चौहान वर्तमान में भारत में सीडीएस है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए महंगा शहर का एक सूची जारी होता है, ठीक है। महंगा शहर कौन जारी करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट एक सूची जारी करता है किसका, महंगे शहरों का, कि विश्व में महंगा शहर कौन है। जानिए, जानेंगे तो इतना फायदा होगा आपको कि महंगे शहर में घूमने नहीं जाएंगे, सस्ते शहर को ढूंढेंगे, वहां घूमने जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम में आएगा तो सही कर पाएंगे। देखते हैं तो सबसे महंगा शहर कौन है, हाँ, जहां आपको नहीं जाना चाहिए, महंगाई के कारण से मन करेगा तो जाएंगे ही। एक है सिंगापुर, ठीक है, और इसके बराबर है ज्यूरिख। दोनों शहर, ज्यूरिख कहाँ है, ये स्विट्जरलैंड, ठीक है। सिंगापुर और ज्यूरिख जो सिटी है स्विट्जरलैंड का, ये विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित हुआ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, जो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग का एनालिसिस किया गया है। उसके अनुसार से 2023 के रिपोर्ट में विश्व के सबसे महंगे शहर ये दो हैं, ठीक है। हमको सबसे महंगा जानना था, और सीधा जान सकते हैं कि भारत में सबसे महंगा कौन है, ये जान सकते हैं आप है। तो भारत का जो सबसे महंगा शहर है आपका मुंबई है, जो वर्ल्ड रैंकिंग में 150वें स्थान पे, ठीक है। 173 शहर का ही एनालिसिस है ही इसमें, बॉम्बे 150वें पे है। और सबसे सस्ता में जो आपका है डमिक्स है, सीरिया का, जो 173 पे, डमिक्स सीरिया 173 पे है। भारत का जो शहर इसमें लिस्ट में है सबसे नीचे में सस्ते शहर में, वो 166 पे अहमदाबाद है। कौन सा शहर है, अहमदाबाद है। तो आप समझिए कि हमसे क्वेश्चन जो हो सकते हैं करंट अफेयर्स में, वो इस रूप में आ सकते हैं कि ठीक है भाई बता दो कि सबसे शहर सस्ता कौन है, तो दमिक्स है सीरिया का। महंगा कौन है, सिंगापुर और ज्यूरिख है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। भारत में तो मुंबई है 150 स्थान पे, ठीक है। ये जानकारी रखेंगे, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक ना। और दूसरा कि करंट अफेयर्स का कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि कहाँ से वो पूछेगा और कहाँ से नहीं पूछेगा। जितना महत्वपूर्ण चीज आता है संज्ञान में, उसको कम से कम में ध्यान में रखने का लगातार प्रयास कीजिएगा, तो धीरे धीरे आपकी पकड़ बन जाएगी उस पर। फिर अभी हाल में यह देखे होंगे, ये चर्चा सब लोगों ने सुना होगा निश्चित रूप से, ये आपके लिए नया शब्द नहीं होगा। एक तूफान अभी हमारे यहाँ है, मिचोंग, है ना, मिचोंग, इस नाम से सब वाकिफ होंगे। मिचोंग तूफान आया, तो मिचोंग तूफान आया, कहाँ पे आ गया ये, तो हम लोग जानेंगे कि क्यों आया तूफान। तो आया इस कारण से आया कि बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गहरा दबाव क्षेत्र बना, जो क्या हुआ, चक्रवाती तूफान में बदल गया। बंगाल की खाड़ी में एक गहरा दबाव का क्षेत्र बना था, जो कि चक्रवाती तूफान में बदल गया। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो चक्रवाती तूफान है, वो क्या किया, मिचोंग तूफान लाया, ठीक है। इससे सर्वाधिक प्रभावित राज्य का नाम पूछा जाता है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये प्रभावित रहे मेरे, ठीक है। मिचोंग बंगाल की खाड़ी में जो दबाव उत्पन्न हुआ, उससे चक्रवाती तूफान का रूप धारण किया है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इससे मुख्य रूप से प्रभावित हुए, ठीक है। मिचोंग पे इतना ही जानेंगे। आगे फिर बढ़े हम लोग, तो 3 दिसंबर, 1 दिसंबर था मेरा विश्व एड्स दिवस। आपको पता है दिवस पूछने का ट्रेंड है, बहुत सारे एग्जाम में दिवस पूछा जाता है, इसलिए इस मंथ में हम आपसे पहले चर्चा किए कि अब हम लोग इस बार जो प्रयास कर रहे हैं, वो दिसंबर महीना की सारी घटनाओं को देखने का प्रयास करेंगे, ताकि बिल्कुल अपडेट चलते रहे हम लोग, ठीक है। तो 3 दिसंबर को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, ठीक है। और जिस दिन पेपर रहता है 3 दिसंबर के पेपर में छपा होगा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, तो हम लोग इस सबको कलेक्ट करके एक जगह इन्फॉर्मेशन करते चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसकी खाली डे तक याद रखना था आपको, 4 दिसंबर। आगे बढ़े तो 4 दिसंबर को पाया कि दिसंबर को नौसेना दिवस है,
4 दिसंबर को कौन सा डे है? तो नौसेना दिवस। नौसेना दिवस पे थोड़ा रुकेंगे। अभी नौसेना दिवस है, तो भाई ये नौसेना दिवस पे क्वेश्चंस आते रहे हैं कि क्यों मनाते हैं हम लोग नौसेना दिवस पे। तो 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। आप सबको जरूर ध्यान में होगा कि 1971 में एक भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इस भारत पाकिस्तान के युद्ध में एक ऑपरेशन ट्राइडेंट चला, एक ऑपरेशन था चला था, उसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है। ये क्या है? तो 1971 का भारत पाक युद्ध है, इसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ। इस ऑपरेशन ट्राइडेंट में जो नौसेना का योगदान था उसको याद करने के लिए हम लोग 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। क्लियर है? तो भाई ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है? तो भारतीय नौसेना का ही ऑपरेशन था। कब हुआ था ये? तो भारत पाक का युद्ध 1971 में हुआ था। इस ऑपरेशन में हुआ क्या, उसको जान जाएंगे हम लोग। इस ऑपरेशन में हम लोगों ने तय किया था भारत पाक युद्ध में कि कराची बंदरगाह पे हम लोग अटैक करेंगे। कराची में जो बंदरगाह पे भारत पाकिस्तान युद्ध के समय इन लोगों ने जो नेवल बेस बना रखा था उस पर अटैक करने की रणनीति हुई थी भारतीय नौसेना की, और कराची पे अटैक किया गया था। और लगभग कराची नौसेना पे जो उनका नेवल बेस था उसको पूरा तहस नहस कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो सफलता मिला, ऑपरेशन ट्राइडेंट जो सफल हुआ, उसकी याद में हम लोग 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए, रोचक जानकारी इसलिए आपसे इतना बता दिए। एग्जाम्स में आना एक चीज होता है, दूसरा होता है कि जानकारी रखना भी, ठीक है। ध्यान में रखिए, आराम से रहेगा। फिर आगे आइए, अब यहाँ पे क्या होना है इस साल। एक तो नौसेना दिवस मना गया, दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ कि इसी दिन INS, एक एक जो एक मेरा ये है INS संधायक नाम है। क्या नाम होगा? INS संधायक। INS संधायक ये सर्वेक्षण पोत है, सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत होगा अभी तक का, ये नौसेना में शामिल हुआ, ठीक है। नौसेना दिवस के दिन INS संधायक सर्वेक्षण पोत है। क्या है ये? सर्वेक्षण पोत है, इसको नौसेना में शामिल किया गया। दूसरी जानकारी हुई इस दिन के लिए। तीसरी जानकारी है कि ये जो मेरा कार्यक्रम हुआ था नौसेना दिवस, इस बार का कहाँ हुआ है? ये महाराष्ट्र में हुआ, ये सिंधुदुर्ग जिला में, ठीक है। सिंधुदुर्ग जिला है महाराष्ट्र का, ठीक है। यहीं पे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा क्या हुआ? शिवाजी महाराज की 45 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया, ठीक है। अब आपसे आ गया क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे है कि अभी शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, 45 फीट ऊंची बड़ी प्रतिमा जो बनाई गई इनका, ये कहाँ स्थापित हुआ? अनावरण हुआ PM के द्वारा किया गया, ये सिंधुदुर्ग में किया गया, ठीक है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया गया। यहीं पे मेरा नौसेना दिवस बेरेंज हुआ था। INS संधायक को हम लोग क्या किए? नौसेना में शामिल किए। ये क्या है? तो सर्वेक्षण पोत है। फिर सिंधुदुर्ग में क्या किया हम लोग ने? शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। नौसेना दिवस पे भी आपसे एक चर्चा हम की ऑपरेशन का। ऑपरेशन था ट्राइडेंट। ट्राइडेंट क्या था? तो कराची के नेवल बेस पे भारतीय नौसेना का हमला था, जिसमें उनके नेवल बेस को तहस नहस किया गया, और इस सफलता में हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है, एक शब्द है, क्या ये? रिज, ठीक है। इंग्लिश में ये है RIZZ, ठीक है ना। RIZZ है रिज। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस साल इसको शामिल किया गया। प्रत्येक साल क्या होता है कि ऑक्सफोर्ड प्रेस वाले लोग, प्रत्येक साल का उनका काम है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो प्रेस है, एक प्रत्येक वर्ष किसी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करते हैं, ठीक है। वर्ड ऑफ द ईयर घोषित होता है ये, ठीक है, मतलब वर्ष का शब्द है ये। तो वैसा शब्द को ये लोग चयन करते हैं जो सबसे अधिक प्रभावी रहा हो, सबसे अधिक बोलचाल में आया हो, ठीक है, या सबसे अधिक यूज हो रहा हो, वैसे एक शब्द का चयन करके उसको क्या करते हैं? वर्ष का शब्द मतलब वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है, ठीक है।
और उसको फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लोग शामिल कर लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड का जो अपना डिक्शनरी है उसमें लोग शामिल कर लेते हैं उस शब्द को, ठीक है। तो इस साल जो शब्द शामिल हुआ क्या है, वो रीज है, RIZZ, रीज शामिल किया गया, ठीक है। ये रीज का हिंदी में सीधा सा मतलब है, इस शब्द का यूज है वो सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है, जो रीज शब्द है, ठीक है। ये माना जाता है कि जिसमें किसी को आकर्षित करने की जो क्षमता है, अपने पार्टनर को जो आकर्षित करने की क्षमता है, ठीक है, उसके लिए रीज शब्द यूज किया जाता है। सामान्य रूप से पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, सामान्य रूप से, ठीक है। और इस शब्द का यूज करने का मतलब होता है कि उसमें अपने पार्टनर को आकर्षित करने की जो क्षमता है उसके अनुसार से ये शब्द रीज का यूज किया जाता है, कि उसमें रीज है मतलब अपने पार्टनर को आकर्षित करने की क्षमता है, ठीक है। ये सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड जो लैंग्वेज है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के अध्यक्ष जो हैं अभी हैं कैस्पर ग्राथवोहल, ठीक है, कैस्पर। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज जिस शब्द का चयन करते हैं उसके अध्यक्ष है कैस्पर ग्राथवोहल है नाम उनका। उनके अनुसार रीज वैसा शब्द है जिसको साथी को आकर्षित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। अपने साथी को, अपने पार्टनर को आकर्षित करने की जो क्षमता है उस रूप में इसको परिभाषित किया गया, ठीक है। तो आप सिंपल सा एक बात आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्या, एक तो रीज ये कौन सा वर्ड है, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया, दूसरा इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। चलिए इस पर हम लोग चर्चा किए, आगे आएंगे, ठीक है। जापान में एक अभी परमाणु रिएक्टर चालू किया गया है, जापान के नाकानार्थ में। जापान में नाकानार्थ जो जगह है, ठीक है, नाकानार्थ में चालू हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र है, परमाणु फ्यूजन, परमाणु फ्यूजन संयंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र। कहाँ बनाया गया इन लोगों ने, जापान के नाकानार्थ में इसका शुरू किया है। इसका नाम है JT60SO, नाम रखा है इन लोगों ने JT60SO, JT60SO। ये क्या है, यह अब वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र हो गया। किस टाइप का, ये फ्यूजन संयंत्र है, ठीक है। ये नया शुरू किया गया फ्यूजन संयंत्र। इसमें हम लोग क्या करते हैं, परमाणु एनर्जी कैसे बनाते हैं, इसमें दो परमाणु का जो केंद्रक है ना उसको आपस में जोड़ के ऊर्जा पैदा करते हैं। परमाणु के केंद्रक को क्या करेंगे, इसमें जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ के ऊर्जा पैदा करेंगे, ठीक है। इसके पहले जो मेरा परमाणु ऊर्जा प्राप्त हो रहा था, ठीक है, वो कैसे होता है, वो होता है दो अणुओं को के केंद्रक को अलग करते हैं, ठीक है, फ्यूजन पे काम करता है, सब फ्यूजन पे काम करता है। इसके बाकी जितना मेरा परमाणु संयंत्र है वो फ्यूजन पे काम करता है। ये क्या होता है भाई, तो केंद्रक को हम लोग क्या करते हैं, इसमें अलग करते हैं तब ऊर्जा पैदा करते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, केंद्रक को जोड़ रहा है, दो केंद्रक है इसको जोड़ देगा, ठीक है, प्लस कर रहा है, दो केंद्रक को जोड़ रहा है तब ऊर्जा पैदा कर रहा है, ठीक है। मतलब जो संलयन की प्रक्रिया है सूर्य में एक तरह से, वो क्या है, संलयन से हम लोग ऊर्जा पैदा करता है सूरज, सूरज की जो ऊर्जा है वो संलयन से पैदा होती है। उसी तरह से केंद्रक को जोड़ करके ऊर्जा पैदा कर रहा है। इस टाइप का ये सबसे बड़ा संयंत्र JT60SO जापान में अभी चालू हुआ है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बन गया है, ठीक है। देखिए 4 का फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 7 दिसंबर, आज विविध तक थोड़ा सा देख लीजिए, उसका से देखेंगे हम लोग 7 दिसंबर में। तो 7 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, एक दिवस फिर है सशस्त्र झंडा दिवस। ये भी हम देखें बहुत बार पूछा गया, सशस्त्र झंडा दिवस है, ठीक है। सशस्त्र झंडा दिवस कब मनाते हैं, तो 7 दिसंबर को। इसको मनाने का क्या कारण है, तो इसमें हम लोग सैनिकों के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। वैसे सैनिकों के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपने प्राणों के मूल्य पर इस राष्ट्र की रक्षा की, ठीक है। वैसे सैनिकों के सम्मान और श्रद्धा के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, तो सशस्त्र झंडा दिवस है, ये 7 दिसंबर है, ठीक। इसका अपडेट याद रखिएगा।
इसमें डेट ही पूछने की बात है। देखिए, अब एक रिपोर्ट आया अभी, वो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट। किसका रिपोर्ट है ये? राष्ट्रीय, ये 2-3 दिन लगातार न्यूज़पेपर में आया, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिपोर्ट है, रिकॉर्ड ब्यूरो का है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका एक रिपोर्ट आया। रिपोर्ट आने के बाद आप देखेंगे बहुत सारे जो हमारे राजनेता हैं उनका भी बहुत सारा स्टेटमेंट आ रहा था, 2-3 दिन से पेपर में ये छाया हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कैसे छाया हुआ था, क्यों छाएगा, आप तुरंत समझ जाएंगे। एनसीआरबी इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, जो रिपोर्ट जारी करती है संस्था, सीआरबी का 2022 का रिपोर्ट है, या एनसीआरबी ने एक रिपोर्ट जारी किया, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में इसने ये कहा कि गंभीर जो अपराध हो रहे हैं भारत में जितने गंभीर अपराध होते हैं उसमें 1 नंबर पे कौन है? तो 1 नंबर पे कौन है भाई? तो निकल के आया हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। किस मामले में? गंभीर अपराध में। सबसे अधिक गंभीर अपराध कहाँ हो रहे हैं? तो दिल्ली में हो रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आया केरल, 2-3 स्टेट को जानी, केरला दूसरे नंबर पे आया, ठीक है। अब बिहार, तो बिहार के बारे में आप देखते होंगे बहुत सारे का, यहाँ बहुत गंभीर अपराध होता है, इस तरह का स्टेटमेंट बहुत सारा का आप देखते होंगे न्यूज़पेपर में, या बहुत लोगों का सुनते होंगे कि बिहार में अपराध बहुत ज्यादा है। लेकिन जो रिपोर्ट आया तो पता चला कि बिहार कहाँ पर है? 21वां नंबर पे है। मतलब 20 राज्य ऐसे हैं जहां बिहार से ज्यादा गंभीर अपराध हो रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे अधिक 1 नंबर पे दिल्ली था, 2 नंबर पे केरला था। दिल्ली में अपराध हो रहा था 1424, रिपोर्टिंग है 1424 जो अपराध रिकॉर्ड हुआ। ये जो अपराध का राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो जारी करता है कितने अपराध दिल्ली में घटित हुए 1424, तो ये प्रति लाख जनसंख्या पे इसका आकलन है। कितने पे? प्रति लाख पे। 1 लाख जनसंख्या के हिसाब से दर निकालता है। 1 लाख जनसंख्या अगर है तो उस पर क्या अपराध हुआ, इस हिसाब से दर निकाल करके एक रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें दिल्ली सबसे ऊपर, केरला दूसरा नंबर पे और बिहार 21वें नंबर पे है। तो आप देख रहे हैं कि बिहार टॉप 10 राज्यों से बाहर है। इसके बाद दूसरा मामला आया निकल के, एक तो आया गंभीर अपराध का, दूसरा आया कि सर्वाधिक हत्या कहाँ हुआ। गंभीर अपराध पूछेगा आपसे क्वेश्चन से एग्जाम हॉल में, ठीक है। ये हम पूछे जाने वाला प्रश्न है, सर्वाधिक हत्या का मामला कहाँ दर्ज हुआ। तो सर्वाधिक हत्या में सबसे अधिक मामले दर्ज हुए उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 3491 को बता दें, लाख के हिसाब से डाटा होता है यूपी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हत्या के मामले दर्ज हुए, ये उत्तर प्रदेश इसमें 1 नंबर पर चला, ठीक है। इसी में एक नया फिर डाटा है कि महिलाओं के मामले में, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में अब कौन आ गए। तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, ठीक है, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी सबसे आगे दिल्ली ही है। सर्वाधिक दर कहाँ का है? फिर से दिल्ली का। अगर आपसे यह प्रश्न में आएगा कि महिलाओं के मामले में अपराध में सर्वाधिक दर किस राज्य में है, तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए दिल्ली। गंभीर अपराध सबसे अधिक दिल्ली में, महिला अपराध मतलब महिलाओं के मामले में जो अपराध घटित हो रहा है उसका भी सर्वाधिक दर कहाँ है, तो ये भी दिल्ली में ही है, ठीक है। ये 144.4 रिपोर्टिंग है इसका, इस दर का 144.4 का दर है दिल्ली में महिलाओं के मामले में अपराध के विषय में, ठीक है। फिर से देखेंगे, अब है कि महिलाओं के मामले जो हमारे यहाँ अपराध हो रहे हैं उसमें 50% मामले, मतलब पूरे देश में जो भी अपराध घटित है उसका 50% कहाँ हो रहा है, तो 5 ही राज्यों में हो जा रहा है। ऐसे 5 राज्य हैं जहां की 50% से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सिर्फ 5 राज्य में ही। आप उस कौन कौन शामिल है? यूपी,
उत्तर प्रदेश जहां सबसे अधिक हत्या का मामला दर्ज हुआ था, ठीक है। दिल्ली के बाद सेकंड स्थान पे वो है महिलाओं के मामले में। और 5 राज्य में यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जिसको मिला दीजिएगा तो महिलाओं के मामले में 50% जो अपराध होता है इसी 5 राज्य में केंद्रित है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है अपराध से संबंधित। अब समझ गए होंगे कि इसके बाद से जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे लगातार पेपर में आया, रिपोर्ट एक दिन आएगा, फिर राजनेताओं का बयान आएगा कि बीजेपी राज्यों में ज्यादा है, दूसरे राज्यों में ज्यादा है, आएगा ना। तो बिहार में जो नेता है वो अपना बयान देंगे, आप देखिए बिहार में फिर भी बहुत अच्छी स्थिति, हम 21वें नंबर पे चल रहे हैं, बदनाम बिहार को इतना आप कर रहे हैं लेकिन हम 21वें पे हैं। इस तरह के स्टेटमेंट से लगातार 2-3-4 दिन तक ये चलता रहा। आप भी न्यूज़पेपर देख रहे होंगे, सब इसी मंथ की घटनाएं हैं, ठीक है। फिर हम आपसे एक बार चर्चा कर दी, मंथ में जितना भी दिवस आएगा सब हम लोग देखते चलेंगे साथ में, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक विश्व मृदा दिवस बीच का ही था, छूट गया था, ये 5 दिसंबर को ही है, ठीक है। कब मनाया जाता है ये? 5 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, ठीक है। वहां भी आप नोट कर लेंगे इसको। अंतिम एक जानकारी साझा करेंगे आपके साथ, तो फिर आज समय नहीं रहेगा तो छोड़ेंगे। देखिए एक लास्ट है मेरा कि भारतीय वायुसेना, ठीक है। भारतीय वायुसेना में अभी क्या हुआ कि 72 ईयर्स के बाद इसने अपना झंडा बदला है, ठीक है। 1951 में भारतीय वायुसेना का जो झंडा था, 1951 के पहले जो इनका झंडा रहा होगा भारतीय वायुसेना का, वो अंग्रेजों के समय का था, ठीक है। तो वो उसमें यूनियन जैक था, ठीक है। 51 में हम लोगों ने क्या किया कि उस झंडे में परिवर्तन लाया और तिरंगा को भारतीय वायुसेना के झंडे में शामिल कर लिया, ठीक है। अभी क्या है कि 72 साल के बाद अभी भारतीय वायुसेना ने अपना झंडा बदल लिया है। भारतीय वायुसेना का 91 एक स्थापना दिवस था, 91वां स्थापना दिवस था किसका? भारतीय वायुसेना का। और 72 साल से ही झंडा चल रहा था जिसमें कि तिरंगा था। अभी हम लोगों ने क्या किया, झंडा को में चेंज लाया भारतीय वायुसेना ने। अब ये झंडा आया है, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, नीले रंग का है भारतीय वायुसेना का झंडा, ठीक है। नीले रंग का एक झंडा हम लोगों ने एक लिया है, उसका अभी अनावरण किया गया वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल के द्वारा। वी आर चौधरी हैं एयर चीफ मार्शल, अभी कौन है हमारे? बी आर चौधरी हैं। तो बी आर चौधरी के द्वारा भारतीय वायुसेना का जो नया झंडा आया है वो नीले रंग का है, ठीक है। उसके एक दाहिनी और आप देखेंगे अगर तो वायुसेना का अपना जो प्रतीक चिन्ह होता है वो लगा हुआ है, वहां पे अशोक स्तंभ के शेर बने हैं, अशोक स्तंभ वाला शेर लगा हुआ है, ठीक है। फिर वहां पे क्या किया गया है? सत्यमेव जयते लिखा गया, ठीक है। अब झंडे में क्या जानकारी, ये प्रश्न आ सकता है, तो हम आपसे चर्चा कर दे रहे हैं। नीले रंग का झंडा होगा, एक और क्या है, वायुसेना का अपना प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है, चलिए सही है। अशोक स्तंभ पे जो शेर है उसका अंकन है, वहीं पे नीचे में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। बगल में क्या किया गया है कि एक वलय से हिमालयन ईगल जो होता है उसको घेरा गया है, एक गोल से हिमालयन ईगल को घेरा गया है, एक वलय के अंदर हिमालयन ईगल दिखता है, इसके नीचे लिखा हुआ है भारतीय वायुसेना, ठीक है। और उस भारतीय वायुसेना में इस झंडे में एक चीज और लिखा हुआ है, जो क्या है, वायुसेना का जो अपना इनका वाक्य है, आदर्श जो वाक्य है वो लिखा हुआ। आदर्श वाक्य क्या है? नमा नभ स्पर्श दीप्तम, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य। ये अलग से भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो नभ, ठीक है, नभ मतलब आसमान हुआ, तो नभ स्पर्श दीप्तम, स्पर्श दीप्तम, ठीक है, नभा स्पर्श दीप्तम। ये क्या है? ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, नभा स्पर्श दीप्तम, ठीक है, ये अंकित है। आप मतलब समझ सकते हैं, नभ मतलब होता है आसमान, स्पर्श मतलब छूना, दीप्तम मतलब वैभव के साथ, गौरव के साथ, मतलब इसका मतलब क्या है? वैभव के साथ आकाश को छुओ। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, वैभव के साथ आकाश को छुओ, ठीक है, नभा स्पर्श दीप्तम। ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि ये नभा स्पर्श दीप्तम ये कहां से आ गया, भारतीय वायुसेना ने कहां से इसको लिया है, कहां से ग्रहण किया? तो ग्रहण किया इसको, ये भगवत गीता से लिया, ठीक है। भगवत गीता के अध्याय 11 में ये चीज लिखा हुआ है
नभा स्पर्श दीप्तम उल्लेखित है एक श्लोक में, ठीक है, भगवत गीता के अध्याय 11 में लिखा हुआ, तो भगवत गीता से लिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, तो नभा स्पर्श दीप्तम। हो सकता है कि ये कहाँ से लिया हुआ आदर्श वाक्य, तब आप बताएंगे भगवत गीता से लिया हुआ है, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या हुआ है, भारतीय वायुसेना ने 72 ईयर्स के बाद अपना झंडा चेंज किया है। 1951 के झंडे में भारतीय तिरंगा शामिल था, ठीक है, यूनियन जैक हट गया था। इस बार इन लोगों ने क्या कि एक झंडा जो बनाया है उसमें नीले रंग का एक झंडा है, जिसके दाईं ओर इन लोगों ने अपना भारतीय वायुसेना का प्रतीक चिन्ह रखा। वहां पे बगल में अशोक स्तंभ में जो शेर है उसका अंकन है, वहीं पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर एक ईगल है, हिमालय ईगल को घेरता हुआ एक वलय है, ठीक है, जहां पे भारतीय वायुसेना लिखा हुआ है और नीचे में एक उनका आदर्श वाक्य नभा स्पर्श दीप्तम लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक नया झंडा अपनाया, झंडे का कलर भी पूछ सकता है, आसान पूछेगा तो, ठीक है। इनका आदर्श वाक्य पूछ सकता है, आदर्श वाक्य कहाँ से ग्रहण किया गया ये पूछ सकता है, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोग आए। अब यहाँ पे एक जानकारी और है, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट और हम लोग आपके साथ होंगे। देखिए अभी सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, इस तरह के क्वेश्चन भी आते रहे, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ है, कितने फीट का है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज हमारा वो अटारी सीमा पे, अटारी सीमा का आपको पता होगा, अमृतसर, ठीक है। हमारा जो पाकिस्तान के पास सीमा है अटारी सीमा, ठीक है, अमृतसर के अटारी सीमा के पास ये 418 फीट ऊंचे पोल पे लगाया गया। कितने ऊंचाई पे है, सबसे ऊंचा जो राष्ट्रीय ध्वज भारत का है कहाँ है, वो अटारी सीमा पे है, अमृतसर के अटारी सीमा पे कितनी फीट पे, 418 फीट की ऊंचाई पे लगाया गया, ठीक है। किसके द्वारा लगाया गया, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है आपसे, ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का है, इसके द्वारा लगाया गया है, ठीक है। नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज कर जाएंगे अगर इसको नहीं ध्यान रखिएगा। वो पूछ देगा कि अटारी सीमा पे सबसे ऊंचा झंडा लगाया गया है, राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है, ये किसके द्वारा लगाया गया है, भारतीय सेना, गृह मंत्रालय, फलना चीज और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो आपके दिमाग में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है। इस हिसाब से चर्चा कर देगा, दिमाग रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा लगाया गया है, 418 फीट का है अटारी सीमा पे, ठीक है। चलिए आज हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे, ठीक है। अगला क्लास में हम लोग सैटरडे संडे रखेंगे, ठीक है। अब कल आपको नोटिफिकेशन हम देंगे अलग से, मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू करेंगे, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री को बाकी 3 दिन सप्ताह में पढ़ाएंगे आपके साथ, प्रयास करेंगे मंडे, और मंडे के अलावा फिर और 2 दिन, कल मंडे क्लास रखने का प्रयास करेंगे, अगर रहेगा तो कल नोटिफिकेशन दे देंगे हम। 3 दिन मॉडर्न हिस्ट्री का और 2 दिन करंट अफेयर्स का, सैटरडे संडे करंट अफेयर्स रखेंगे, ठीक है।